इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि प्लेन इन अ मोशन चैप्टर का है, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, सेकंड में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सी में टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन: any object projected into air or space such that it moves under the effect of gravity alone is called a projectile, and such type of motion of object is called projectile motion. एक ऑब्जेक्ट को जब हम एयर या स्पेस में थ्रो करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट, ऐसा इमेजिन हम करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन करे। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जिसको हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जिस पाथ को फॉलो करते हुए मोशन करेगा उसके उस मोशन को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल है ए बुलेट फायर फ्रॉम द गन, मतलब किसी गन से हम बुलेट को फायर करते हैं, ठीक, तो वो जो बुलेट है प्रोजेक्टाइल मोशन ही करता है। बी में क्या है? स्टोन थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल और ए टावर, किसी टॉप से हम किसी स्टोन को हम अपने हाथों से थ्रो करते हैं तो वो स्टोन भी क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करेंगे या एंगल बना करके थ्रो करेंगे तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ठीक है, तो बी में हम क्या करने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या है? क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी हॉरिजॉन्टल मोशन का पैरामीटर होगा वो उसमें हम एक्स लिख करके डिनोट करेंगे उसको, और वाई जो वर्टिकल डायरेक्शन में है उसको वाई लिख करके डिनोट करेंगे। जैसे एक्सेलरेशन को लिखेंगे तो एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक्स लिखेंगे एक्सेलरेशन को, और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को ए वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ क्या है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या है कि एक्स और फिर वाई के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, मतलब क्या है कि x के वैल्यू पर y का वैल्यू क्या होगा? x के इस वैल्यू पर, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर y का क्या वैल्यू होगा, तो हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ पर? x और y के बीच में जो रिलेशन, जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये जो डायग्राम है, डायग्राम में क्या शो हो रहा है? ये एक टावर मान सकते हैं ए ओ को, जिसकी हाइट यहाँ से कितनी है? एच है। एच हाइट का एक टावर है, इस टावर के टॉप ओ है, तो ओ पॉइंट से हम एक ऑब्जेक्ट को या प्रोजेक्टाइल को क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब थ्रो करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा इस पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस पाथ को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले इस लैंग्वेज को आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, कि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि पॉइंट ओ से, जो कि पॉइंट ओ सर्टेन हाइट पर है, ए पॉइंट से एच हाइट पर हम कंसीडर किए हुए हैं, इस ओ पॉइंट से ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। सपोज दैट एट एनी टाइम टी द प्रोजेक्टाइल रीच पॉइंट पी। ठीक है, किसी भी टाइम टी पर जो प्रोजेक्टाइल है पॉइंट पी पर पहुंचता है, so that distance covered along x and y axis are x and y respectively। ठीक है, मतलब इसको हम y एक्सिस माने हुए हैं, वर्टिकल डायरेक्शन को y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x एक्सिस माने हुए हैं। तो P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेशन है वो मान लेते हैं x है, और P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेशन है वो क्या है? वो y है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट पर x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम x एक्सिस में मोशन को देखेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन को देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल मोशन जब करेगा तो इस बॉडी के पैरामीटर्स जैसे कि एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस क्या क्या होगा, उसको लेकर के हम एक इक्वेशन बनाएंगे। जब वर्टिकल मोशन को देखेंगे तो वर्टिकल मोशन में एक्सीलरेशन, वेलोसिटी
या डिस्टेंस क्या क्या होगा, उनको लेकर के हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो दोनों हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन में जो भी वैल्यू मिलेगा, एक दूसरे से उसको कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन बनेगा वो हमारा फाइनल होगा, वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट यही है कि हम क्या निकालें यहाँ पर y और x के बीच में एक छोटा सा रिलेशन। ठीक है, तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, कि जब बॉडी केवल, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मोशन को देखेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, होगा। लेकिन यदि हम जो एयर रेजिस्टेंस होता है, जब इस बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, तो जो एयर रेजिस्ट करेगा उसको नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो नेग्लेक्ट करेंगे तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा इस मतलब ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यदि हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का स्पीड धीरे धीरे कम होगा। धीरे धीरे स्पीड, यदि वेलोसिटी कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। ठीक, लेकिन हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर if we neglect friction due to air, then velocity of the projectile along the horizontal will remain constant. ठीक, thus initial velocity along horizontal, यहाँ पर initial velocity हम इसको दे रहे हैं, तो कितना है initial velocity, x एक्सिस के डायरेक्शन में u मान रहे हैं हम, और acceleration along x एक्सिस along horizontal a x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उस इक्वेशन का यूज करके हम इस वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए एक्स इक्वल टू 0 और फिर यू एक्स इक्वल टू यू, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर हम एक्स कोऑर्डिनेशन को यूज करेंगे। तो इस इक्वेशन में ये वैल्यूज को पुट करेंगे, तो एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी का स्क्वायर जो होता है, तो ए के जगह पे यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू 0 है, तो ए एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा फैक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू यू टी आ गया है। ठीक है, एक्स इक्वल टू यू टी मिलने के बाद इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल में हमको ये इनिशियल वेलोसिटी, एक्स कोऑर्डिनेशन और टाइम के बीच में रिलेशन मिल गया। ठीक, तो अब सेकंड में हम क्या करेंगे, मोशन अलोंग वर्टिकल, वर्टिकली का स्पेलिंग थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं आप, गलत है। सिंस द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, ये वर्टिकल लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, since the projectile is fired parallel to vertical, its initial velocity along the vertical, सॉरी यहाँ पर horizontal ही रहेगा ये। ठीक है ना, since the projectile is fired parallel to horizontal, मतलब horizontal direction में जब फायर करते हैं तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितना होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। ठीक है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा, 0 होगा। तो एक्सीलरेशन अलोंग द वर्टिकल एंड एक्सीलरेशन अलोंग द वर्टिकल ए वाई इक्वल टू कितना होगा, जी होगा। ठीक है, तो जी हो गया ये। इस वैल्यू को मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के वैल्यू को फिर से हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम पहले से ही जानते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यू वाई का वैल्यू क्या है, यू वाई का वैल्यू 0 है, ए वाई का वैल्यू क्या है, जी है। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो y इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर हमको मिलेगा, y इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से हमको t का वैल्यू मिला हुआ है, t इक्वल टू एक्स बाई यू, इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे तो हमको क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, y इक्वल टू 1/2 जी एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, ये हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा और यही हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम इसको आगे से सिंप्लीफाई करेंगे इसको, एक्सप्रेशन को, तो 1/2 जी बाई यू का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है। तो ये पूरा जो टर्म है
1/2 g/u का होल g/u का स्क्वायर। u भी हमारा इनिशियल वेलोसिटी है जो कांस्टेंट है। g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। 1/2 ये भी कांस्टेंट है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी एक्स का स्क्वायर, जो कि एक इक्वेशन ऑफ क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक है, पैराबोलिक इक्वेशन है ये। मतलब क्या है, हमको पाथ भी पैराबोला का मिल रहा है और इक्वेशन भी पैराबोला का मिल रहा है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा, मतलब पैराबोलिक पाथ में वो मोशन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। ठीक, तो इस इक्वेशन से हम, यदि x का वैल्यू हमारे पास है तो b तो हमारा कांस्टेंट है, तो y का क्या कोऑर्डिनेशन होगा ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस ए प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल मूव्स अलोंग ए पैराबोलिक पाथ। मतलब क्या है, पैराबोलिक पाथ में ही मूव करेगा, ये मूव करेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन क्या है, इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न टू ग्राउंड। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो जब तक वो स्पेस में रहता है, तो स्पेस में रहने का जो टाइम इंटरवल है उसको हम कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, मतलब जब तक वो स्पेस में रहता है, मतलब उड़ता है, तब तक वो जो टाइम ले रहा है, जितना टाइम ले रहा है उसका वो क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम इस पॉइंट से या किसी हाइट से इसको थ्रो कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस पाथ को फॉलो करते हुए इस पॉइंट पर पहुंचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी टाइम लगेगा इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में, वो इसका क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू क्या होता है, ये होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन हमको कैसे मिलता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का कैसे देखेंगे, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ से यहाँ तक एच हाइट है ये, और फिर ये हमारा क्या कहलाता है, आर कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा है, टी, तो यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसका वैल्यू हम निकालना चाहेंगे। मोशन इन हॉरिजेंटल वाला देखेंगे सेक्शन, तो हॉरिजेंट मोशन इन वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब मोशन बॉडी करेगी तो उस टाइम में एक्सेलरेशन कितना होता है, ए वाई इक्वल टू जी हम देखे हुए हैं। और फिर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये पूरा हाइट ले लेंगे या डेप्थ ले लेंगे, वाई इक्वल टू एच हो गया। और फिर इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, एक्स एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का जो स्क्वायर है इसमें पुट करेंगे, तो एस का वैल्यू यानी कि वाई का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट एच हो गया, यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो है, प्लस हाफ ए की जगह पे जी हो गया और टी स्क्वायर, मतलब टी की जगह पे कैपिटल टी रख देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टी इक्वल टू 2h/g हो गया। इसका मतलब ये है कि t इक्वल टू रूट 2h/g मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। यदि हम इसको इस पॉइंट से केवल ड्रॉप कर रहे हैं, इसको केवल ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये सीधे ग्राउंड में आके गिरता है। इसके मतलब इसके नीचे में, ये जो टावर है जस्ट नीचे में ही गिरेगा। और इसको यहाँ से हम थ्रो किए, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम और यहाँ से यहाँ पर गिरने का टाइम दोनों का क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा सेम रहेगा। यदि हम इसको इसको यहाँ से कितना स्पीड दे देते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड, और इसको स्पीड दे देते हैं यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इस
ऑब्जेक्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट टी होगा, इस ऑब्जेक्ट का भी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टी होगा। ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है ये। ठीक है ना। अब हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। कौन कौन से पॉइंट, बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑन ग्राउंड वेयर द प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स अगेन। मतलब यहाँ से यदि हम इसको थ्रो किए हुए हैं, यहाँ से इसको थ्रो किए हुए हैं, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। और यहाँ से ऐसे थ्रो किए तो यहाँ पर आके ये ग्राउंड में रिटर्न हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑन ग्राउंड। ठीक है। तो यहाँ से इसके बेस से ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक। तो ये वैल्यू हमको हॉरिजॉन्टल रेंज का मिलता है। और कैसे मिलता है, ये वैल्यू को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल मोशन को देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारा पैरामीटर्स क्या होता है, ए वाई, ए एक्स इक्वल टू 0, और फिर जो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और फिर इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है, यू हो जाता है। तो यहाँ पर सीधे हम वैल्यू पुट कर देंगे वही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर में। तो कितना हो जाएगा ये, इसके जगह पे आर हो जाएगा यू, यू मतलब यू, और ये टी के जगह पे कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल टाइम है वो टी है। टी रख दिए, टी का वैल्यू हमारे पास पहले से है, टाइम ऑफ फ्लाइट में फाइंड आउट करे हुए हैं। ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, और ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, यू इंटू रूट ऑफ 2h/g। ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, ए बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव ए टारगेट एट ए हाइट ऑफ 1500 मीटर। द एरोप्लेन इज गोइंग हॉरिजॉन्टली with a speed of 500 km per hour. By how much distance will that bomb is miss the target? ठीक है। एक बॉम्ब को एरोप्लेन से ड्रॉप किया जा रहा है जब ये जो एरोप्लेन है टारगेट से 1500 मीटर हाइट पर है, और 1500 मीटर हाइट पर है, साथ में एरोप्लेन 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गतिमान है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, बाई हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट। मतलब इस कंडीशन में यहाँ पर यदि ये जो एरोप्लेन है, ये वाला एरोप्लेन इस डायरेक्शन में 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है ये। ठीक है। यदि केवल इस पॉइंट पर रेस्ट में होता, और फिर यहाँ पर कोई टारगेट होता है इस जगह पर, तो ये रेस्ट में रहता, रेस्ट में होकर के यहाँ से ड्रॉप करता किसी बम को, तो इस पॉइंट पर ही ये ब्लास्ट करता। ठीक है ना। लेकिन ये तो इस डायरेक्शन में मोशन में 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जितना इसका क्योंकि ड्रॉप करते टाइम में ये एरोप्लेन मोशन में है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इस बॉम्ब को भी इनिशियल स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है ना, 500 किलोमीटर पर आवर। हम लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर बॉम्ब को तो ड्रॉप कर दिए तो सीधे ये इस जगह पे गिरेगा टारगेट पर, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एरोप्लेन ड्रॉप करते टाइम बम को ये खुद मोशन में था, इसलिए इसको इनिशियल वेलोसिटी कितना मिलेगा, 500 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मिलेगा। तो हमको यहाँ पर देखना है कि क्योंकि जब इसको ड्रॉप करेगा तो इस पॉइंट पर तो ब्लास्ट नहीं करेगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके ये जो बॉम्ब है किसी इस आगे की तरफ पॉइंट पर ब्लास्ट करेगा, मान लेते हैं पी पॉइंट पर। तो हमको ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है। मतलब क्या है, आर का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो यू इक्वल टू 2h/g।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, u का वैल्यू गिवन है 500 किलोमीटर पर आवर। 500 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं, 2500, ठीक है ना। 2500 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, मतलब मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे इसको, इसके इनिशियल वेलोसिटी को, क्योंकि गिवन है वो। ठीक, 500 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 इंटू 5/18 इक्वल टू 2500/18। तो कितना आ गया ये, यू इक्वल टू हमारा आ जाएगा 138.88 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू ये आ गया। अब जो टाइम है, तो क्योंकि हमको पता है कि r इक्वल टू कितना होता है, हम देखे हुए हैं, r इक्वल टू Q/2h/g होता है। तो ये जो वैल्यू है क्या है, t है। तो t का वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 2h/g से, या तो फिर सारे वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, r इक्वल टू Q/2h। 2h कितना है, 2 इंटू एच 1500 मीटर है, और फिर g का वैल्यू 9.8 है। ठीक है, r इक्वल टू 138.88 इंटू इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17 पॉइंट आ जाएगा 5। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, आ जाएगा आपका 24 30.75 मीटर। ठीक है, तो मतलब टारगेट से, इस टारगेट से कितने डिस्टेंस पर जाके ब्लास्ट करेगा ये, 2430.75 मीटर, मतलब टारगेट से इतना डिस्टेंस में मिस आउट करेगा ये। ठीक है, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें कि यदि इसके जस्ट ऊपर से किसी बम को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो उसी पॉइंट पर जाके ब्लास्ट करेगा जिस पॉइंट पर हम इसको ड्रॉप